हमारे खास मुलाकात कार्यक्रम में सभी दर्शकों का स्वागत है। आज इसी श्रृंखला में हमारे साथ छबड़ा से पधारे चित्रकार दीपक सोनी जी हैं। दीपक सोनी जी से इनके शिक्षा के बारे में जानेंगे। साथ ही चित्रकला ऐसा विषय है, यानी भावभंगिमा है जो देखकर उसको उकेरा जा सकता है। इसके बारे में भी इनसे हम जानेंगे चित्रकार के रूप में। आइए बात करते हैं दीपक सोनी जी से। दीपक जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। दीपक जी, सबसे पहले तो अपना जीवन परिचय हमारे दर्शकों को बताएं, कहाँ से हैं और शिक्षा वगैरह आपकी कहाँ हुई, कब से आप इस चित्रकारी के प्रति आपका रुख रहा। जी, मैं बताना चाहूँगा कि मेरा जन्म जो है बारां जिले के छबड़ा में हुआ है। 1998 में मैं छबड़ा में मेरा जन्म हुआ। उसके बाद मेरी स्कूली शिक्षा भी छबड़ा के एक छोटे से स्कूल से हुई है। जी। स्कूल में मुझे, अब जैसे चित्रकला की बात करें तो मुझे कई चीज़ों में रुझान था बचपन से। आप चाहे चित्रकला की बात कर लीजिए, संगीत की बात कर लीजिए, ड्रामा की बात कर लीजिए, तो इन सभी में मेरा रुझान था। लेकिन ये होता था कि छोटा शहर था तो सारी चीज़ें मिलती नहीं थी करने। बिल्कुल बिल्कुल। छोटे स्कूल्स में सब सुविधाएं भी नहीं हो सकती थी कि आप इतना कुछ कर सकें। फिर जब मैं 10वीं क्लास पास करके 11वीं में आया तो मैंने चित्रकला सब्जेक्ट चुना। बिल्कुल। उसको लेने के बाद जब मैंने काम किया, ड्राइंग्स बनाई, तो मेरे जो टीचर्स थे उनको देखा ड्राइंग को, तो उनको लगा कि हाँ दीपक, तुम्हारा टैलेंट अच्छा है इस ड्राइंग के अंदर, तो आपको कुछ करना चाहिए इसके अंदर, आप इसी में पढ़ाई कीजिए और इसी में आगे बढ़िए। तब मुझे लगा कि हाँ, मेरे पास एक चाबी है जिससे मैं सफलता की ओर जा सकता हूँ। और मेरा जो रुझान था अब फिर वो ड्राइंग की तरफ बढ़ने लगा था। बिल्कुल। जो मेरे काम थे अच्छे थे, ड्राइंग्स अच्छी थी, तो फिर मैंने इसी में कोटा के जो गवर्नमेंट कॉलेज है वहाँ से यूजी किया। जी। फिर 2021 में वहाँ से मैंने पीजी की डिग्री प्राप्त की। बहुत बढ़िया। जी। इसी बीच मुझे दिल्ली जाने का अवसर प्राप्त हुआ, तो वहाँ के जो प्रतिष्ठित कॉलेज है दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट, वहाँ से मैंने कुछ समय पढ़ाई करी और चारकोल का जो विधा होती है उस विधा को मैंने वहाँ से सीखा। जी जी। और इस प्रकार आज मैं कोटा में कार्यरत हूँ। चित्र बनाने वाले को चित्रकार कहा जाता है और एक कलाकारी की एक बहुत प्रमुख विधा है। आज लोगों का रुझान इस तरफ बढ़ रहा है, तो इसका रीज़न क्या है? देखिए, आजकल से आप देख रहे हैं कि सब, अब पहले एक चीज़ होती थी कि हाँ हमें पढ़ाई करनी है। जी जी। सब कुछ पढ़ाई की तरफ होता था क्योंकि शिक्षा के बिना कुछ भी नहीं होता। लेकिन आजकल का जो युग बदल रहा है, लोग कलाओं की तरफ भी बढ़ रहे हैं। कुछ पारंपरिक कलाएं भी आज बढ़ करके मॉडर्न ज़माने में आई हैं। बिल्कुल। आधुनिक सारी हमारी कलाएं हो गई। आप पेंटिंग की बात करें, पहले चित्रकारी चलती थी। जी जी। अब प्रिंट मीडिया आ गया है। बिल्कुल। ठीक है, तो इस प्रकार से लोगों का जो है कलाओं में रुझान बढ़ रहा है। और कई क्षेत्र भी इसके अंदर ऐसे आ चुके हैं जिसमें आप अपना करियर बना सकते हैं। बिल्कुल। चाहे पेंटर ही नहीं, आप गवर्नमेंट टीचर्स में बन सकते हैं, प्राइवेट टीचर बन सकते हैं। इसके अलावा भी आप फ्रीलांस आर्टिस्ट बन करके इस फील्ड में कार्य कर सकते हैं। आज भी आप दिल्ली में जाकर देखिए, जयपुर में देखिए, बड़ी बड़ी शहरों में अच्छे कलाकार जो हैं वो अच्छे पद पर आज कार्य कर रहे हैं और अपना नाम रोशन कर रहे हैं, देश का नाम रोशन कर रहे हैं। जी। दीपक जी, पहले जो चित्रकार भारत के अवनींद्र टैगोर जी थे, यानी रविन्द्रनाथ टैगोर के भतीजे थे शायद है। तो उसके बाद धीरे धीरे जब चित्रकला का विकास होता गया तो ये कॉलेजों तक आई। जी। तो इससे बच्चों को क्या सीख मिली? देखिए, जब अंग्रेज़ भारत आए थे उससे पहले यहाँ पे कॉलेज नहीं हुआ करते थे। राजा महाराजा हुआ करते थे और उन्हीं की शरण में जो चित्रकार थे वो चित्रकारी का कार्य करते थे। जब अंग्रेज़ भारत आए तब कला की अनेक तरह की शिक्षा उन्होंने स्टार्ट करी, स्कूल शुरू किए, उसी के साथ साथ कॉलेज भी शुरू हुए। तो इसी तरह से हमारे कुछ भारतीय कलाकारों ने उन कॉलेज की डोर संभाली, उस कॉलेज में शिक्षण कार्य उन्होंने शुरू किया। कुछ पद्धति अंग्रेज़ों द्वारा दी गई थी जो हमें कॉलेज में सिखाई गई। बिल्कुल। तो हमारे जो भारतीय चित्रकार थे उन्होंने उसमें कुछ समावेश भारतीय चित्रकला का भी किया। तो इस प्रकार से उन्होंने जो है भारतीय चित्रकला को आगे बढ़ाना शुरू किया और यहाँ के लोगों को, जो नव आगंतुक कलाकार थे, उनको शिक्षा देना शुरू किया। जी।
और तो इसी तरह से जो नए नए लोग थे, वो बच्चे थे, वो कॉलेज में जाकर के आर्ट की शिक्षा लेने लगे। जी। तो इसमें ये भी हुआ है कि जो कला जो सिर्फ एक राजा के साम्राज्य तक ही सीमित थी, अब वो आम घर में आ रही है। बिल्कुल, बहुत क्योंकि अब बढ़िया। घर घर में वो चीज़ें पहुंच रही है, लोग कला सीख रहे हैं। तो इस तरह से मुझे लगता है कि कला का हर जन जन में जाना, हर जन जन तक जो कला पहुंची है, इसका जी। बहुत बड़ा योगदान रहा है महाविद्यालय या कॉलेज का। जी। दीपक जी, चित्रों के जैसे विषय, तकनीक, माध्यम क्या है? जी, देखिए इसमें कई तरह के विषय हैं। विषय तो हर कलाकार का अपना होता है। तकनीक इसमें कई तरह की होती है, जैसे कि आप वाटर कलर है, चारकोल माध्यम है, ऑयल कलर माध्यम है। जी। आजकल नया माध्यम आया एक्रेलिक कलर, जो बहुत ही ट्रेंड में चल रहा है। जी जी। तो और विषय हर कलाकार का अपना हो चुका है। पहले बिल्कुल। कलाकार जो था एक प्रतिबंधित विषय में कार्य करता था। बिल्कुल। आज कलाकार स्वतंत्र है और उसकी कला भी उसी प्रकार स्वतंत्र है। आज वो अपने अपने भावों को अपने कैनवास पे निकालता है, बिल्कुल। जो उसको समझ में आता है। जैसे मैं अपनी ही बात करूं, मैं बुद्धा से, जो हमारे गौतम बुद्ध हैं, उनसे मैं बहुत प्रेरित रहा हूँ शुरुआती समय से। तो उनकी जो शांत भाव भंगिमा है, वो विषय मेरा बहुत प्रिय रहा है। जी। तो शुरुआती चित्रों में भी आपको बुद्ध के चित्र देखने को मिलेंगे। उसके बाद जो चित्र में आगे नयापन आया, जी। तो उसमें मैं किसी स्त्रियों को चित्रित करने लगा। उनके जो शांत भाव होते थे चेहरे के, जी। उनको मैंने उसमें चित्रित करने लगा। तो इस प्रकार से जो मेरे चित्रों के विषय हैं, वो अब हमारे जो अंतर्मन की जो भावनाएं हैं, बिल्कुल बिल्कुल, उसको ज़्यादा दिखाते हैं, उसको शो करते हैं। जी। दीपक जी, आपकी जो चित्रकारी है, उसमें एक जो तस्वीरें उभरी हुई नज़र आती है, तो आप किस तरह उसको मतलब दर्शाते हो? जी, इसमें पीछे बहुत बड़ा फैक्ट है। मेरे कुछ बहुत जो ऐसे कलाकार जिन्होंने मुझे प्रेरित किया है, दिल्ली से कलाकार है विजेंद्र शर्मा, और इसी पश्चिम बंगाल के कलाकार हैं सनातन जिंडा। इनके चित्र जब मैं देखता था अपने कॉलेज टाइम में, तो इनके चित्रों में ये अति यथार्थवादी कलाकार है। अति यथार्थ का अर्थ है यथार्थ से भी आगे, यानी कि चित्र में जो चीज़ यथार्थ है वो बाहर निकलती हुई आपको दिखाई देती है। तो उनके चित्र देख करके मुझे उनसे प्रेरणा मिली कि वाकई में इतना अचंभित कर देने वाला वो चित्र हुआ करता था उनका। जी। तो मुझे लगता था कि मुझे भी इसी प्रकार के कार्य करने चाहिए। जी। तो फिर मैंने उसी प्रकार के कार्य शुरू किया। वैसी उन्हीं की पेंटिंग से प्रेरित होकर कई पेंटिंग्स बनाई। उन्हीं में मैंने कुछ पेंटिंग्स अपनी है, सपनों की डोर है, उसमें भी आप एक जो डोर देखेंगे, वो डोर भी बिल्कुल ऐसी लगती है कि जैसे चित्र से बाहर आ रही है। आज लोग उस पेंटिंग को देखते हैं तो उस डोर को पकड़ने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। इसी तरह से एक वर्क और रेस्ट इन पीस, जी। उसमें भी मैंने एक डोर बनाई हुई है। उस डोर को इस तरह से बनाया है कि आपको लगेगा कि पेंटिंग को डोर से बांधा हुआ है चारों तरफ से। बहुत बढ़िया। जी। और इसके पीछे एक फैक्ट ये भी है कि मैं ये भी दिखाना चाहता हूँ कि इस दुनिया के अंदर जैसा आपको दिखता है, असल में चीज़ें वैसी होती नहीं है। चाहे मनुष्य को देखें, चाहे कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बाहरी आवरण लिए होती हैं। बिल्कुल। बाहर से आप देखेंगे तो कुछ अलग दिखेगा, लेकिन उसके पीछे की असलियत कुछ और होती है। तो उसी चित्र से मैं ये भी दिखाना चाहता हूँ कि आप जिस चीज़ को बाहर निकलता हुआ देख रहे हैं, असल में वो वैसा नहीं है, इसकी वास्तविकता कुछ और है। तो यही कारण है कि मेरे चित्रों में जो है आकृतियाँ बाहर आती हुई नज़र आती हैं। जी जी, बहुत बढ़िया। दीपक जी, आपने नाम बताया सपनों की डोर, जो आपकी एक ऐसी कलाकृति थी, वो काफ़ी फेमस भी हुई। तो उसमें ऐसा क्या था जो लोग उसकी तरफ आकर्षित होते थे? देखिए, एक तो जब मैंने पहली बार उस पेंटिंग को लोगों के सामने में लेकर आया, जी, वो बात है 2021 की दिसंबर में, जब राजस्थान ललित कला अकादमी के छात्र पुरस्कार की प्रदर्शनी लग रही थी। जी। तो उस प्रदर्शनी में उस पेंटिंग को चयनित किया गया। उससे पहले मुझे भी नहीं पता था कि उस चित्र में ऐसा क्या था। जी। तो जब मैंने उसको लगाया तो राजस्थान में 10 कलाकारों में भी नंबर 1 पर उस पेंटिंग को सम्मानित किया गया। बहुत बढ़िया। जी। और उसी को कैटलॉग के ऊपर भी छापा गया राजस्थान ललित कला अकादमी के। तो तब मुझे पता लगा कि उस पेंटिंग में जो कंपोजिशन सेंस था वो बहुत अच्छा था। जी। प्लस उसके अंदर जो उसमें मैंने एक डांसर बनाई हुई है, वो डांसर मेरे एक मित्र हैं, उनको डांस करने का बहुत शौक़ था। वो कथक डांसर बनना चाहते थे। उनका एक सपना था कि वो कथक डांसर बने। जी। लेकिन महिलाओं के साथ कई समस्याएं होती हैं समाज में। शादी हो गई उनकी, तो वो अपना सपना पूरा ना कर सके उस चीज़ को लेकर के। तो उन्हीं के सपनों, फिर उन्हीं के कुछ फोटोग्राफ्स मैंने देखे,
जो डांस की मुद्राओं में थे। जी तो मैंने उनके फोटोग्राफ्स को लिया और उन फोटोग्राफ्स को अपनी पेंटिंग में कंपोज किया। बहुत बढ़िया। साथ ही उनके सपनों को मैंने उसके अंदर दिखाने की कोशिश करी और उसमें एक धागा जो मेरी तरफ से डाला, वो धागा ऐसा है, डोर जो ऐसी है वो उस पेंटिंग में उन हाथों की मुद्राओं से होती हुई और नीचे तक आ रही है पूरा। तो आप उसको देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि वो जो डोर है वो बाहर निकली हुई है। बहुत बढ़िया। तो उन्हीं के सपने, महिलाओं के सपने अधूरे रह जाते हैं, तो मैं उन्हीं सपनों के ऊपर मैंने वो पेंटिंग बनाई है जिसका टाइटल है सपनों की डोर। बहुत बढ़िया। और सबको ये प्रेरित किया है कि आप अपने सपनों की डोर को थामे रहिए, बिल्कुल, इसको जाने ना दें। जी दीपक जी, एक जो चित्रकार होता है वह देखता हुआ चित्र बना देता है। जी। तो ऐसी सोच कैसे बनती है? मैं जैसे एक उदाहरण दूं कि शाम हो रही हो और शाम का जो चित्रण होता है वह एक आप चित्रकला के माध्यम से कागज़ पे उकेरते हो, तो कैसा भाव उस समय आपका होता है? जी देखिए, अब इसमें होता है कि हम कलाकार का तो देखिए एक बंजारा होता है कला। जी। कहीं भी चला जाता है अपने सामान को लेकर के, अपने कलर को लेकर के, कैनवास को लेकर के, और जहाँ उसे लगता है कि हाँ प्रकृति उसे बुला रही है उस जगह पे कि आप मुझे चित्रित कीजिए, तो उस वक्त बस कलाकार को जो सामने दृश्य नज़र आता है, अब चाहे वो प्रातःकाल का दृश्य हो चाहे संध्या का दृश्य हो, उस दृश्य को बैठ करके निहारता है। और जब उसे लगता है कि इस दृश्य में जो ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही है, जो सूरज ढलता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, सुबह के समय जो सूरज निकलता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, मुझे अपने चित्र में इसको दर्शाना चाहिए। इसकी लालिमा जो आसमान में छा रही है, मुझे इसको अपने पेंटिंग में लाना है। तो उसी क्षण अपने कलर कैनवास लेकर के बैठा और चित्रित करना उसने शुरू कर दिया। तो कुछ इस प्रकार का कार्य उस समय होता है। जी दीपक जी, आपने कई एग्जीबिशन भी लगाई, तो कहाँ आपने लगाई और किस तरह बच्चों को आपने प्रेरित किया? जी, एग्जीबिशंस मैंने जयपुर में भी, स्टार्टिंग की बात करूँ शुरुआती समय में जब मैं कॉलेज में था, जी तब मैंने पहली एग्जीबिशन अपनी राजस्थान ललित कला अकादमी द्वारा होने वाले कला मेला, जी जो राजस्थान के जयपुर में हो रहा था, 2019 की कोई बात है, 2019-20 की, जी उस समय मैंने वहाँ पर पार्टिसिपेट किया था उस कला मेले में। तो वहाँ पर मेरे एक चित्र जो था वो मेरा पहली बार एक बिका था वहाँ पर, तो उसने मुझे बहुत प्रेरित किया। तब मुझे लगा कि चित्रकला में प्रदर्शनी का एक बहुत अहम भाग होता है। बिल्कुल। आप कार्य तो करते हैं लेकिन उस कार्य को लोगों के सामने लाना और जनता तक उसको पहुंचाना, अपने भावों को उस पेंटिंग के माध्यम से जनता तक पहुंचाना, इसका कार्य एक एग्जीबिशन करती है, प्रदर्शनी करती है। तो इसी के बाद मैंने और अनेक प्रदर्शनियाँ भी करी। उसके बाद कला मेला में 2 बार और प्रतिभागिता अपनी निभाई। राजस्थान ललित कला अकादमी द्वारा होने वाली वार्षिक कला प्रदर्शनी में भी मैंने भाग लिया। जी जी। वहाँ पर भी मेरे चित्रों की प्रदर्शनी हुई। उसके अलावा कोटा की जो आर्ट गैलरी है, यहाँ पर भी अकादमी द्वारा कई कार्यक्रम आयोजित होते रहे हैं। जी जी। तो उनमें भी मैंने अपने चित्र प्रदर्शित किए। साथ ही साथ अपने जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, पेशे से मैं टीचर भी हूँ, तो मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनके भी जो कार्य हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि लोगों तक वो कार्य पहुँचे और उन बच्चों का जो टैलेंट है वो लोगों तक पहुँचे, लोग उनको जाने। जी दीपक जी, सबसे प्राचीन चित्रकला किसे मानते हैं अपन? जैसे भित्ति। जी, अब प्राचीन की बात करें तो जो चित्रों की शुरुआत हुई थी वो हुई थी भित्ति चित्रण से। जी जी। जब मानव आज भी कला का कर्म कर रहा है और जब मानव धरती पर जो अपनी सुविधाएं ढूंढ रहा था, उस वक्त भी उसने कला का कर्म किया है। अपना दैनिक जीवन किस प्रकार से वो शिकार करता था, किस प्रकार से अपना जीवन व्यतीत करता था, बिल्कुल रोज़ की जो क्रियाकलाप उसके होते थे, उसने अपने जहाँ वो रहता था उसका घर, जो उसकी गुफा थी, उसी में उसने पत्थर से, कोयले से, जो भी मिलता था उसको, उससे उसने उकेरने की कोशिश करी। जी जी। तो ये एक जहाँ से मानव का जन्म हुआ है वहीं से कला का भी जन्म हुआ है। बहुत बढ़िया। जी, तो कला भी जो है मानव के साथ साथ ही पनपी है प्राचीन काल से। दीपक जी, आपने कई पुरस्कार उपलब्धियां हासिल की है इस उम्र में, तो हमारे दर्शकों को बताएं क्या आपने उपलब्धियां हासिल की है? जी सर, मैंने बताया आपको, बचपन से मेरा चित्रकला में रुचि थी, लेकिन पढ़ाई में रुचि थोड़ी कम रही थी। तो स्कूल में कई कॉम्पिटिशन्स होते थे पढ़ाई को लेकर के, चाहे हिंदी का या इंग्लिश का या फिर निबंध लेखन का, तो उसमें मैं इतने पुरस्कार ला नहीं पाता था क्योंकि पढ़ाई में रुचि मेरी कम थी। चित्रकला के कार्यक्रम उस वक्त इतने होते नहीं थे। उसके बाद तो उस वक्त मुझे था कि मैं पुरस्कार तो लाऊंगा तो अच्छा और बड़ा पुरस्कार लेकर आऊँगा। जी जी जी। तो 2020 में जब मैंने कॉलेज हो गया था मेरा, तो सपनों की डोर को ही राजस्थान ललित कला अकादमी द्वारा
राजस्थान के 10 मुख्य चित्रों के अंदर उसको लाया गया और उसको राजस्थान ललित कला अकादमी द्वारा छात्र कला पुरस्कार उसको दिया गया। 10,000 रुपये भी उसमें मुझे सम्मानित राशि दी गई। उसके अलावा भी राजस्थान ललित कला अकादमी के द्वारा जब दोबारा कोटा के अंदर हाड़ौती के कलाकार के नाम से एक कला शिविर हुआ जी, उसमें भी ललित कला अकादमी द्वारा मुझे चयनित किया गया। वहाँ भी हमने 3 दिन हाड़ौती के कलाकारों के साथ मिलकर के कलाकर्म किया। वहाँ से भी मैं अकादमी द्वारा सम्मानित किया गया। फिर उन चित्रों की प्रदर्शनी भी वहाँ पर लगाई जी। इसके अलावा भी अनेक संस्थाओं से छोटे बड़े कई प्रकार के पुरस्कार हमें जी मिल चुके हैं। दीपक जी, आमजन में जो जागरूकता के लिए आपकी तरफ से क्या प्रयास किए जाते हैं? देखिए, कला में ये है कि इंसान कला के कर्म तो कर रहा है जी, लेकिन उसको ये नहीं पता है कि कला अपने आप में क्या चीज़ है और आज के जगत में कला किस मुकाम पर खड़ी हुई है और आपको किस मुकाम तक लेकर के जा सकती है जी। आज लोगों में कला के लिए जागरूकता बहुत कम है। आज मैं अपने बच्चों से पूछता हूँ स्कूल के अंदर, तो उनको ये नहीं पता होता कि BFA क्या होता है जी, MFA क्या होता है। इनकी डिग्रीज होती है, आर्ट की डिज़ाइंस की डिग्री होती है, इनके बारे में लोगों को नहीं पता है। तो मुझे बड़ा अचंभित लगा कि मेरे बच्चे 10वीं क्लास में हैं, इनको इसके बारे में नहीं पता। तो फिर मुझे लगा कि लोगों में शायद जागरूकता की कमी है। तो फिर उसके लिए मैंने स्टार्ट किया एक प्लेन एयर के नाम से ओपन सेशन स्टार्ट किया, जिसमें आउटडोर हम ड्राइंग करते हैं, जिसमें सभी लोग आमजन इन्वाइटेड होते हैं। बिल्कुल, आप चाहें अपना, उसमें हम ये बोलते हैं कि आप अपनी स्केच बुक लेकर आइए, पेंसिल लेकर आइए और हमारे साथ बैठ के ड्राइंग कीजिए, ताकि एक आमजन कला से जुड़े और समझ सके कि कला के करीब जब आप जाते हैं तो किस प्रकार का आप महसूस कर पाते हैं। बिल्कुल। अभी जैसे कोरोना की बात करें, कोरोना काल में सब लोग अपने अपने घरों में रहे, उस वक्त कला ही लोगों के काम आई। बिल्कुल, कला और साहित्य। कला का उस वक्त लोग उससे कलाओं को लोगों ने बहुत आगे तक लेकर के गए। ऑनलाइन सेशन उस टाइम चलते थे, तो ऑनलाइन टीचिंग लोगों ने करना शुरू किया, ऑनलाइन सीखना शुरू किया, क्योंकि घर में वो लोग फ्री थे। तो उस समय उन्होंने काफ़ी कुछ चीज़ें भी इसमें सीखी, पेंटिंग्स में। तो हमारा भी यही है कि हम इस प्रकार के प्रोग्राम चला रहे हैं कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कला के साथ जोड़ें। और आने वाले समय में भी हमारे कुछ ऐसे प्रोजेक्ट आने वाले हैं, जिसमें हम जो हमारे नए बच्चे हैं, नन्हे बच्चे, कॉलेज के बच्चे हैं या कोई भी व्यक्ति हो, सबके लिए खुला रहेगा। आप उसके अंदर आकर के अपना कार्य कर सकते हैं और कला की कीमत क्या है, किस हद तक कला आपकी मदद कर सकती है आपके जीवन में, उसके बारे में हम लोगों को जागरूक करें जी। दीपक जी, जो नए बच्चे हैं, नव आगंतुक है, वो इस क्षेत्र में क्या कर सकते हैं? जैसे मान लो उनको सर्विस की या कोई अपने रोजगार सृजन का क्या माध्यम है कला? जैसे लोगों को क्या है कि आजकल ये नहीं पता कि कॉलेज की भी कला की भी डिग्रियाँ होती हैं, इसकी भी शिक्षा होती है, डिज़ाइनिंग। आजकल तो कहीं लोगों को पता है, लेकिन बहुत से ऐसे भी जिनकी नॉलेज में ये चीज़ें नहीं हैं जी। छोटी जगहों पर रहने वाले, छोटे कस्बों में रहने वाले, वहाँ के लोग कॉलेज तक नहीं पहुँच पाते, क्योंकि कॉलेज या तो जयपुर में है, जो फाइन आर्ट्स का कॉलेज होता है। बिल्कुल। तो यही है कि अगर आप इस क्षेत्र में कार्य करना चाहते हैं, तो इस क्षेत्र में कई सारे आपके पास स्कोप हैं। पहले आपको डिग्री करनी पड़ेगी, डिग्री के बाद अगर आप चाहें तो प्राइवेट सेक्टर में आप जा सकते हैं, वहाँ पर आपके लिए कई संभावनाएं हैं जी। आप गवर्नमेंट सेक्टर में आप जा सकते हैं, वहाँ पर आपके लिए नौकरियों की संभावना है। MFA BFA करने के बाद आप सरकारी अध्यापक के लिए भी आप क्वालिफाइड हो जाते हैं। इसके अलावा PhD इसमें होती है, MPhil इसके अंदर होती है। और भी अगर आप फ्रीलांस आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, अच्छा काम अगर आप करते हैं, तो आप फ्रीलांस आर्टिस्ट के पद पर भी एक अच्छा कार्य कर सकते हैं। आप एक प्रदर्शनी के क्यूरेटर बन सकते हैं। आप एक आर्ट गैलरी ओपन करके लोगों का जो कला है उसको आप अपने आर्ट गैलरी में प्रदर्शित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से कला का अब जो दायरा है वो फैल चुका है। तो लोगों को बस जानकारी थोड़ी कम है, तो हमारी कोशिश यही है कि आप तक जानकारी पहुंचे। और जो नवागंतुक कलाकार हैं उनसे मेरा यही उम्मीद है कि आप कला से जुड़े रहें और अपना कलाकर्म करें। और जो भी समस्याएं हैं वो एक बार आप आकर के देखें फील्ड में, तो सारी समस्याओं का हल भी आपको मिलेगा उससे। जी दीपक जी, आप एक चित्रकार हो, सरकार की तरफ से क्या सुविधाएं एक कला को मिलनी चाहिए या चित्रकारों को मिलनी चाहिए? क्या प्रयास सरकार की तरफ से होने चाहिए इस क्षेत्र में? क्या मानते हैं आप? जैसे देखिए, राजस्थान ललित कला अनेक प्रकार के कार्य तो कर रही है जी राजस्थान में कलाओं को लेकर के। जैसे अभी उन्होंने जून में ही 10-15 दिवसीय चित्रकला का शिविर रखा था बच्चों के लिए। काफ़ी कम उसकी कीमत थी, तो वो मिनिएचर आर्ट बच्चों तक पहुँचे, इसके लिए उन्होंने कई प्रयास भी किए।
लेकिन मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा और कला जो हमारी सरकार है वो सजग बने कला के प्रति, और कलाकारों की जो पेंटिंग्स होती हैं उनका एक ऑक्शन भी हम चाहें तो राज्य स्तर पर लगा सकते हैं। जी जी। वहाँ पर हम किसी जो हमारे आर्ट कलेक्टर्स हैं उनको इनवाइट करके अपने जो हमारे लोकल कलाकार हैं राजस्थान जी। के, उनकी पेंटिंग्स आप वहाँ सेल करवा सकते हैं। तो मेरी यही गुजारिश है सरकार से कि आप इस चीज़ को ध्यान में रखें और जो कलाकार हैं उन्हें प्लेटफॉर्म, एक अच्छा प्लेटफॉर्म और देने की तो कर सकते हैं। जी जी। दीपक जी, एक प्रश्न और आ रहा है मेरे मन में जी। कि जब आप किसी कैनवास पे या किसी शीट पे कोई चित्र बनाते हो, कलर किस तरह के प्रयोग में लिए जाते हैं इसमें? देखिए, अलग अलग माध्यम में अलग अलग कलर हैं। आज जी। हम पेपर से कार्य करते हैं तो रंगों की बात करें जी। तो वाटर कलर में हम कार्य करते हैं। जी। उसके अलावा कैनवास पर जब हम कार्य करते हैं तो ऑयल कलर्स मार्केट में अवेलेबल मिलते हैं आजकल। पहले तो होता था कि हमें कलर्स जी। बनाने पड़ते थे पत्थरों को घिस के, तो मार्केट में अवेलेबल हो जाते हैं। ऑयल कलर्स हैं, ऑयल पेस्टल कलर है जिससे आप बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं अगर आपके पास स्किल है तो। जी। इसके साथ ही साथ एक्रेलिक माध्यम आजकल जो मैंने कहा वो ट्रेंड में चल रहा है क्योंकि बहुत बिल्कुल। जल्दी सूख जाता है। बहुत अच्छे अच्छे टेक्सचर्स आप उससे ला सकते हैं, जी। अच्छी उसके अंदर टेक्निक्स उसमें हैं जिसका प्रयोग आप कैनवास पे कर सकते हैं। जी। तो मीडियम्स का भी दायरा बहुत बड़ा हो चुका है आधुनिक युग में। जी। जाते जाते दीपक जी, दर्शकों और कला प्रेमियों के लिए क्या सुझाव देना चाहेंगे आप? बस मैं आप सभी से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर आप जहाँ भी हैं, जैसे भी आप अपना कला का कार्य कर रहे हैं, आप बेफिक्र होकर के ये मत सोचिए कि आगे इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा। अगर आप काम अच्छा कर रहे हैं तो बेशक आपको एक दिन मंजिल ज़रूर मिलेगी। तो आप जो भी कार्य अपना कर रहे हैं करते रहिए। कला के लिए जो भी आप सीखना चाहते हैं सीखते रहिए। आजकल हमारे पास गूगल का प्लेटफॉर्म है, बिल्कुल। शिक्षाएँ इसकी कई हैं, तो आप चाहें तो शिक्षा इसकी ले सकते हैं। तो बेफिक्र होकर कार्य कीजिए। और कला एक तरह से हमें सपोर्ट भी करती है हमारी मानसिक जो स्वास्थ्य है उसके लिए भी। जी जी। तो मैं चाहता हूँ अब जैसे आजकल के ज़माने में, आजकल के दौर में डिप्रेशन एक बहुत बड़ी बीमारी सबके साथ होने लगी। बिल्कुल चाहे बिल्कुल। नवयुवक हो चाहे कोई भी हो, तो आप कला से जुड़िए। उससे आपको हर समस्या का हल मिलेगा, आपकी मानसिक स्थिति भी अच्छी रहेगी, आप खुश रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे। और मेरी यही आशा है कि आप कला का कार्य करते रहें, खुश रहें, तंदुरुस्त रहें। दीपक जी, कोरोना के समय घर बैठे कई कलाकार, चित्रकार मतलब पैदा हुए, जी मानते हैं आप ऐसा? हाँ, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ क्योंकि उस समय जब लोग घर में बैठे थे, जी। कई लोग ऐसे तो पेंटिंग्स तो करते थे लेकिन उनको ये नहीं पता था कि वो इसके किस हद तक जा सकते हैं। बिल्कुल। या कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने कभी ब्रश नहीं उठाया था, लेकिन जब कोरोना काल में घर बैठे थे तो उनके पास कुछ करने को था नहीं, तो उन्होंने बिल्कुल। सोचा कि चलो एक बार ब्रश लेकर के देखते हैं, पेंसिल लेकर के देखते हैं। तो उन्होंने शुरू किया और वाकई में कुछ ऐसे कलाकार भी हैं जो उस समय में ही बहुत अच्छे लेवल तक अपनी कला को लेकर के चले गए। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा मेरे साथ मेरे कई मिलने वाले मित्र भी हैं जो उस समय उन्होंने जैसे कुछ ऐसे शिक्षक भी हैं जो सिखाते तो थे, उनकी जी। कला में बहुत प्रभावी उनकी कला रही थी, लेकिन लोगों के नॉलेज में वो चीज़ नहीं थी। बिल्कुल। जब वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टार्ट हुआ तो इसकी कहीं ज़्यादा चर्चित रहा ये उस समय, बिल्कुल, कोरोना काल के समय। तो उस समय पर भी उन कला शिक्षकों ने ऑनलाइन ट्रेनिंग लोगों को दी, तो उससे भी लोग जागरूक हुए, कलाओं को समझा, और जब चारों तरफ से मुक्त थे तो ज़्यादा अच्छे से उस चीज़ को समझ पाए। तो वाकई मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि उस दौर में भी कई नए कलाकार जन्मे हैं। बिल्कुल। ये थे हमारे साथ चित्रकार दीपक सोनी जी। इनकी चित्रकारी में इनके जो बनाए चित्र उभर कर सामने आते हैं और सपनों की डोर, इनका जो एक चित्रकला थी वह मतलब आज भी लोगों के जुबान पे है, आँखों के सामने है। इस तरह के चित्रकार ये हैं हमारी हाड़ौती के। आज ये हमारे बुलावे पर हमारे स्टूडियो पधारे। नमस्कार। आपका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद सर कि आपने इस चैनल के माध्यम से मुझे आम जनता से रूबरू होने का एक मौका दिया। तो मैं अपनी बात जो है कला के क्षेत्र की जो बातें हैं वो आम जनता के सामने रख पाया, इसलिए मैं आपका हार्दिक अभिनंदन।